प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कृतिका की पुस्तक से मृदुला गर्ग जी का जो एक संस्मरण गद्यात्मक उनका निबंध है उसको पढ़ेंगे। मेरे संग की औरतें। इसमें मृदुला गर्ग जी ने अपने परिवार की औरतों के बारे में लिखा है कि वो परंपरावादी होते हुए भी वो लीक से हटके थी। लीक से हटने का मतलब है कि एक ही ढर्रे पे काम नहीं किया जो औरतें करती हैं, ठीक है ना, उसको लीक से हटना कहते हैं। तो इसमें लेखिका की नानी की कहानी वो कहती है, और वो लेखिका कहती है कि मेरे जन्म से पहले ही नानी जी चल बसी थी, लेकिन उनके बारे में लोगों से जो मैंने सुना और उनके बारे में पता लगा कि वह एक परंपरावादी, मतलब पुराने विचारों की अनपढ़ प्रदर्शनी महिला थी, ठीक है ना। और उनका विवाह एक विलायती व्यक्ति के आदमी से हो गया जो अंग्रेजों के यहाँ काम करते थे और सरकारी मुलाजिम थे उनके। परंतु जो नानी थी उन्होंने कभी भी उनके कार्यों में दखल नहीं दिया। वो उनको अपना काम करने देती थी और स्वयं अपना काम करती थी। यहाँ तक कि अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने अपनी लड़की की शादी के लिए अपने पति से बात न करके उनके प्यारे लाल जी उनके मित्र हैं उनसे बात करी कि लड़की के लिए एक ऐसा वर लाओ जो देश की आज़ादी के लिए लड़ता हो, जिसमें देशभक्ति का जज्बा हो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लेखिका ने अपनी कहानी सुनाई है, आप सुनाई है प्यारे लाल जी की। और लेखिका की माँ विवाह एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हो गया जो आज़ादी के लिए सेनानी था। आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहने के कारण उन्होंने आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। लेखिका की माँ बड़ी दुबली पतली थी, कमजोर थी और वो घर का काम नहीं करती थी, लेकिन वो उतने पैसे वाली भी नहीं थी, लेकिन अपने रुतबे, अपने एक प्रभाव से, अपने कोमल शालीनता वाले शरीर से और पढ़ी लिखी होने से वो सब पर अपना राज करती थी। तो उनकी माँ, लेखिका कहती है कि मेरी माँ वैसी माँ नहीं थी जो औरों की होती है, हमारे लिए खाना बनाना, खाने की चिंता करना, ठीक है। और दूसरा, वो परंपरावादी माँ की तरह नहीं थी जो खाना बनाए किचन में, अपने बच्चों की परवाह करे। वो लीक से हटके थी। उनको उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी तो अक्सर वो बैठकर उनके पढ़ने का अक्सर वो किताबें पढ़ती थी। उनको पढ़ने का शौक था और संगीत सुनने का शौक था। और उनकी माँ की तो विशेषताएं यहाँ पर उन्होंने कही है कि पहला तो वह झूठ नहीं बोलती थी और लोग जो उससे सलाह लेते थे या उनको सलाह देते थे, अपनी बात बताते थे, वो किसी को नहीं बताती थी। ये उनकी दो विशेषताएं थी। तो इस कारण वह सब घर में मतलब कुछ ना करते हुए भी सबके दिलों पर एक तरह की राज करती थी, ठीक है ना। वो बड़ी सुंदर थी और बड़ी नाजुक थी, नाजुक परिचार सी परी थी। तो इस प्रकार से लेखिका की माँ के बारे में बताया। परदादी बड़े परंपरावादी विचारों की थी और लीक से हटकर उन्होंने काम किया। उनके घर में लड़की नहीं हुई। उन्होंने लड़की की मन्नत मांगी तो ईश्वर की कृपा से उनके घर में 5 लड़कियां पैदा हुई। 5 लड़कियां 5 लड़कियां पैदा हुई, जिसमें से एक भाई था, ठीक है ना। और उसमें एक भाई पैदा हुआ। लेखिका की माँ परदादी का प्रभाव इतना अधिक था कि वह इस तरह से उनका विश्वास था कि ईश्वर, तो इस प्रकार से उनके घर में परंपरावादी होते हुए भी उन्होंने लड़की की मन्नत मांगी और उनकी मन्नत पूरी हो गई और 5 लड़कियां पैदा हुई, जिसमें से एक भाई था। और परदादी की, फिर यहाँ पर परदादी का चोर, एक दिन सब बाहर जा रखे थे घर में, तो परदादी को कोई परेशानी ना हो, शोर शराबा से बचने के लिए वो अंदर वाले कमरे में सो गई। भीतर वाले, वहां पर चोर आता है और चोर जब उसी कमरे में चला जाता है जहां पर परदादी सोई होती है, तो परदादी को लगता है शायद कोई आ गया, तो वो बिना पुर कहती है कि कौन है। तो चोर कहता है कि मैं हूँ। उसने कहा अच्छा ऐसे कर, ये लोटा ले और पानी भर के ले आ। उसको वो पानी में भरवाती है और धीरे धीरे कहती है ध्यान रखना कि लोटे का मुंह बंद कर दे, उसके अंदर कोई चीज ना गिरे। क्योंकि ये जो परदादी थी वो जैनी महिला थी और जैनी महिला
जो इस कोई चीज, कोई कीटाणु उटाणु उसके ऊपर ना गिरे, इन चीजों का बड़ा ध्यान रखते थे। तो जब चोर लेके आता है तो उनको पहले परदादी पीती है और फिर वो चोर को पिलाती है। फिर वो पूछती है, बता अब तू क्या करना चाहता है, चोरी ही करेगा या कोई काम काज करेगा या खेती करेगा? तो चोर खेती का काम करता है। इस तरह से अपने स्वभाव के कारण वह चोर का हृदय परिवर्तन कर देती है और वो चोरी छोड़कर उनके यहाँ काम करने लगता है। लेखिका की कहानी, लेखिका का घर का वातावरण हमने बता ही दिया कि सब पढ़े लिखे लोग थे और सभी लिखने में सभी साहित्य का वातावरण था, कोई लेखन क्रिया करता था। तो लेखिका के घर के वातावरण के बारे में भी यहाँ पर यही है कि सबको अपने अपने तरीके से निजी जीवन जीने का अधिकार था। कोई भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था। सब अपने अपने तरीके का जीवन जीते थे। कोई उनसे ये नहीं पूछता था कि क्या जब कोई पत्र आया है तो किसका पत्र है। सबकी अपनी निजता बरकरार थी। ये उनके घर का वातावरण था और किसी के आने पर ये नहीं पूछा जाता था कि किसी का पत्र क्या है, किसका आया है। तो आज़ादी के बाद जब भारत को आज़ादी मिली लेखक की कहानी के अंदर, तो 1947 जब आज़ादी मिली तो उस दिन वो बाहर नहीं जा सकी लेखिका, उसको टाइफाइड था और वो आज़ादी के जश्न में शामिल ना हो सकी और रोने लगी। तभी पिताजी ने उनको एक पुस्तक दी। उस पुस्तक का नाम लेखिका को ब्रदर्स कारामजोवा नामक उपन्यास पढ़ने को दिया। ब्रदर्स कारामजोवा नामक उपन्यास पढ़ने को दिया और ये उपन्यास बच्चों पर होने वाले अत्याचारों पर केंद्रित था। तो लेखिका ने उस अध्याय को पढ़ा और पहली बार उसे याद हो गया। लेखिका के मन पर इतना प्रभाव हुआ कि वह कहानियों के बाद में जब लेखिका साहित्यकार बनी या कहानी लिखने के लिए बैठी तो कई कहानियां उसकी इसी उपन्यास से प्रभावित है। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, 3 किलो की चोरी, कट गुलाब जैसे उपन्यास के अंश, कुछ अंश वहां से उन्होंने लिए हैं। लेखिका और उसके भाई बहन का व्यक्तित्व। परदादी ने जिनके लिए मन्नत मांगी थी वह लेखिका की बड़ी बहनी मंजुला थी। उनकी बड़ी बहन का नाम मंजुला भगत था, जो जिनके घर का नाम रानी था। और लेखिका की 4 बहनें और एक भाई राजीव था। ठीक है ना। चारों बहनों में लड़की होने की कोई हीन भावना नहीं थी। उनको अपने होने का कि हम लड़कियां हैं, हीन भावना नहीं थी। चारों बहनों ने लीग पर चलने से इनकार कर दिया। लीग पर चलने से कि हम लड़के हैं तो हम यही करेंगे या यही व्यवसाय करेंगे या यही काम करेंगे, उससे मना कर दिया। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर लेखिका आती थी, जो मृदुला गर्ग हैं और जिसका घर का नाम उमा था। लेखिका से छोटी बहन घर का नाम, जो लेखिका से छोटी बहन थी उसका नाम गौरी था, भाव से चित्रा कहते थे। और उससे छोटी रेणु थी, वो अचला थी। लेखिका का भाई हिंदी में लिखता था और जो अचला थी वो अंग्रेजी में लिखती थी। लेखिका की सबसे छोटी बहन रेणु का स्वभाव बड़ा विचित्र था। वह स्कूल से बड़ी विचित्र थी। एक दिन वह स्कूल की गाड़ी में वह स्कूल से वापसी गाड़ी में आने से इनकार कर दिया। स्कूल से वापसी गाड़ी में आने से उन्होंने मना कर दिया। जब गाड़ी वापस आती मना कर दिया। वह विशेष प्रकार की दबंग और अपने आप जीने वाली लड़की थी। ठीक है ना। वह इसके अनुसार जीवन जीती थी। वह अपने अनुसार जीवन जीती थी। उसका सोचना है कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तैयार करना ये सामंतवादी सोच का नतीजा है, प्रतीक है ये। तो इसलिए उसने बीए किया। बीए न करने की जिद करी, लेकिन पिता के कहने पर फिर उसे काफी समझाया। पिताजी के आदेश पर उसको फिर मजबूर में करना पड़ा। और वह सच बोलने से वह सच बोलती थी। जैसे उसकी माँ बोलती थी उससे भी वो एक कदम आगे थी। एक बार बचपन में जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका फोटो मंगवा लिया। तीसरी बहन चित्रा भी दबंग किस्म की थी। वह स्वयं पढ़ने में कम और औरों को पढ़ाने में ज्यादा विश्वास करती थी। उनका अधिक उसकी रुचि थी, होता है किसी का, इसलिए उसके अपने अंक अपने शिष्यों से कम आते थे। लेखिका और उसकी बहनों का शादी का निर्णय हो गया। उसकी बहन की लेखिका भी शादी हो गई और उनकी बहनों का शादी का निर्णय भी यहाँ पर हो गया। लेखिका शादी के समय उनकी नजर एक लड़का पसंद था, जो दिखाया और उसी लड़के से उन्होंने पसंद किया और उसी से उन्होंने शादी भी कर ली। ज्यादा इधर किसी लड़के देखने की नौबत नहीं आई।
ठीक है, और उसी लड़के शादी कर दी। सबसे छोटी बहन अचला ने ठीक से पढ़ाई लिखाई करके पिताजी की इच्छा अनुसार शादी की। ऐसा लग रहा था कि वो भी मतलब लीक पर चल रही है, और 30 वर्षों तक की उम्र में आते आते उसने भी लिखने का काम चल लिया। यानी कि सब लिखने वाले थे, और इसीलिए सब उसने भी लिखने का काम अपना लिया। ठीक है, और लिखने का उसको भी लग गया। पत्रकार, अर्थशास्त्र की वो छात्रा थी। लेखिका सहित सभी बहनें लीक से हटकर चली, यह उनकी विशेषता थी। परंतु विवाह और गृहस्थी के परंपरा तरीके को सबने निभाया, और अब उनका सोचना है कि कोई प्रयोजन पूर्ण करने के लिए घर छोड़ने से कुछ नहीं होता। घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जीवन जिया जा सकता है। लेखिका का द्वारा सामाजिक कार्य, अब यहाँ पर लेखिका का द्वारा सामाजिक कार्य यहाँ पर आएगा। लेखिका ने डालमिया नगर में रहती थी। लेखिका डालमिया नगर में रहती थी, और वहां उसने और तो ऐसे ऐसे माहौल में जहां पर स्त्री पुरुष एक साथ नहीं बैठते थे, ऐसों को डालमिया नगर में विद्यालय स्कूल खोला, और वहां पर सब नाटक करवाने के लिए एकत्रित किया कि एक पति का एक औरत का आदमी दूसरे के साथ नाटक करे। तो इस बात के लिए उन्होंने राजी किया। जहां पर स्त्री पुरुष साथ साथ नहीं बैठते थे, ऐसे माहौल में बड़ी मेहनत के साथ उसने इस कार्य को पूरा किया, नाटक किया। ठीक है ना। और 4 वर्ष के नाटक के बाद धन जो ये धन जो एक प्राप्त हुआ, उसको अकाल और राहत कोष में दे दिया गया। बाद में लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बगलकोट में रही, और वहां उसने तब तक उसके 2 बच्चे हो चुके थे, और 2 जो स्कूल जाने की उम्र में पहुंच गए थे। लेकिन वहां कोई ढंग का विद्यालय नहीं था, और इसलिए इन्होंने, मृदुला गर्ग ने बिशप, जो वहां चर्च का पादरी था, बिशप से कहलवा कर बड़ी कोशिश कर वहां पर एक स्कूल खोला है, जिसमें स्वयं उन्होंने हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में वहां पढ़ाने का उन्होंने निर्णय लिया। इस प्रकार वहां पहला प्राइमरी स्कूल खुला, जिसको वहां की सरकार, कर्नाटक सरकार ने मान्यता दी, और उसने अपने बलबूते पर एक प्राइमरी विद्यालय भी खोला, और उसमें अन्य अफसरों के बच्चे भी इसी विद्यालय से आकर पढ़ने लगे। तो इस प्रकार से हमने छोटी बहन के बारे में हमने बता दिया है कि छोटी बहन जो रेणु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन से कम आंकती थी। उसकी बहन जितनी आगे दबंग थी, वह उससे उतनी नहीं थी, इसलिए वो अपने को कम। फिर भी लेखिका अपने जिद्दीपन के कारण हर जगह सफल रही, विशेष रूप से लेखन के मंच पर। एक बार की घटना याद करते हुए वह बताती है कि रेणु के विषय में लिखती है कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तक तेज पानी भर गया था। बारिश हुई और रेणु की स्कूल बस नहीं आई। सबने उसे स्कूल जाने से मना किया कि स्कूल बंद होगा, वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की थी और 2 मील पैदल चलकर गई, फिर भी उतना ही पैदल चल कर वापस आई, क्योंकि स्कूल बंद था। रेणु को अकेले स्कूल जाने की धुन और उससे उत्पन्न रोमांच कितना एकांकी और मजेदार रहा होगा। लेखिका का मानना है कि सचमुच अपनी धुन में मंजिल की ओर बढ़ते जाना और अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। इस प्रकार से ये लेखिका के बारे में उन्होंने यहाँ बताया। तो इस प्रकार से सभी जो महिलाएं थी वो परंपरावादी भी थी, लेकिन लीग से हटकर जो काम उनके यहाँ हुआ, जो काम उनके घर से चला आ रहा था, उससे हटकर सबने अपने अपनी जगह बनाए लेखन के कार्य में। तो ये सभी जाने माने अपने अपने जगह में अलग अलग लेखक हुए हैं। आशा करता हूं कि आपको ये पाठ जो संस्मरण गद्य शैली में लिखा गया है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।